अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले बात करें क्विक अपडेट की, तो आज मैंने चैनल के ऊपर टेक क्लिप्स की सीरीज के अंदर नई वीडियो को अपलोड कर दिया हुआ है। फाइनल हम लोग नाम इसको करने वाले हैं। उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों को 5G स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर बाय करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करूंगा, लाजमी तौर पर उसको चेकआउट कीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है OPPO Reno 5 Pro के रिलेटेड, जिसकी प्राइस लीक हो चुकी है, जो कि है 1,10,000 रुपये। मैंने स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा है। मैं सोच रहा था कि इसको किस कैटेगरी के अंदर हमें रखना चाहिए, कि आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँ या फिर ना करूँ। तो यार हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने लगा था पहले, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको जल्दी जल्दी कवर कर लूँगा। मेन हेडलाइंस जिसके हैं, इसके अंदर हमें एक तो डिस्प्ले मिला 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 1100 निट्स की ब्राइटनेस है। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, इस प्राइस टैग को आप लोग कह लो कि जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर यहाँ पर 1440p का डिस्प्ले होता तो वो ज़्यादा बेटर रहना था, लेकिन डिस्प्ले को हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते कि ठीक नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इसके अंदर ओप्पो ने हमें दिया डायमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर, जो कि 7nm प्रोसेसर है। ये इतना ही इक्वल है, आप लोग कह लो कि जितना स्नैपड्रैगन 855 में परफॉर्मेंस देता है उसके बिल्कुल बराबर इसके में परफॉर्मेंस मिलती है, जो कि कंसिडरेबली एक पुराना प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 855। कुछ लम्हों के ऊपर 1000 प्लस के अंदर हमें जो परफॉर्मेंस मिल रही होती है वो कम भी मिल रही होती है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे लगता नहीं है कि ये वाला जो प्रोसेसर है ना इतना कोई ज़्यादा खास सूटेबल है। इसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर हमें कैमरा मिल रहा है बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का। उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का होना एक ज़रूरी फैक्टर बनता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, 4350 mAh की बैटरी के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो मेनली तौर पर यही इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। 1,10,000 का जो प्राइस टैग है ना, अगर हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें सैमसंग गैलेक्सी S20 FE देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर कैमराज के अंदर हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है। उसका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा अच्छा, वो सैमसंग का फ़ोन है, तो आप लोग उसको कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग इस प्राइस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करने के बारे में सोच ही रहे हो ना, तो आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग Mi 11 का लाजमी तौर पर वेट करो। बहुत जल्द वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आने वाला। उसकी जो प्राइस है ना उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि वो चाइनीज़ मार्केट से कन्वर्ट होकर पाकिस्तान के अंदर प्राइस आएगी या फिर यूरोपियन मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली जो उसको लॉन्च किया गया है यूरोपियन मार्केट से कन्वर्ट होकर पाकिस्तान के अंदर प्राइस आएगी। लेकिन जो प्राइस आएगी वो 1 लाख से लेके 1,50,000 के दरमियान कहीं पर आएगी। अगर आप लोग 1 लाख से अबव वाला कोई फ़ोन बाय कर रहे हो तो आप लोगों को जो सारे जो ऑप्शंस है ना वो देख लेने चाहिए। Mi 11 के बारे में मुझे काफ़ी हद तक ये लगता है कि Xiaomi काफ़ी एग्रेसिव आएगा, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप लोगों को वो वाला फ़ोन 1,25,30,000 तक भी मिलता है ना, तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 1,10,000 के अंदर OPPO Reno 5 प्रो को बाय करने से अच्छा है उसको बाय कर लो, क्योंकि ये वाली जो रेंज है ना, ये आप लोगों ने जब फ़ोन बाय करना होता है तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना होता है। अगर आप लोगों को बजट का इशू है तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके एक अच्छी डिवाइस को बाय कीजिएगा। अगर तो Mi 11 आउट ऑफ द रेंज आता है तो तब आप लोगों के लिए ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं, तो आप लोग इनको डेफिनेटली बाद में कंसिडर कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस है, देखते हैं कि भाई OPPO Reno 5 Pro को लेके क्या करता है। बाद में भी इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी बहुत ड्रॉप कर दी जाए। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज़ को लेकर, जिसकी जो ग्लोबल लॉन्च डेट है वो कन्फर्म हो चुकी है, जो कि है 4 मार्च को इसको ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल में भी 2 वेरिएंट्स आएंगे, एक Redmi Note 10 सिंपल होगा, दूसरा Note 10 Pro होगा। वैसे टोटल Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स आ रहे हैं। आप लोग किस मॉडल का वेट कर रहे हो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। स्पेसिफिकेशंस तो काफ़ी हद तक क्लियर ही हैं। जो डिस्प्ले है ना एमोलेड डिस्प्ले, वो हम लोगों ने देखना है कि किसी फ़ोन के अंदर हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता। लेकिन जो लीक्स और रूमर्स हैं वो तो सजेस्ट कर चुके हैं कि हमें भी Redmi Note 10 Pro के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाए। अगली अपडेट आ रही है यहाँ सैमसंग के रिलेटेड। तो S Connect एक कंपनी है जिसके साथ मिलकर सैमसंग हिंज को बनाता है। उन्होंने ये चीज़ ऑफिशियली तौर पर बता दी है कि हम लोगों ने Z Fold 3 और Z Flip 2 के लिए सैमसंग के लिए जो हिंज है ना उनको तैयार करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इट मीन्स कि बहुत जल्द आप लोगों को सैमसंग के नेक्स्ट जनरेशन के जो फोल्डिंग फोन्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक्सपेक्टेडली ये चीज़ कही जा रही है कि जुलाई के अंदर सैमसंग के नेक्स्ट जनरेशन के फोल्डिंग फोन्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो S Connect कंपनी है ना, इसने कुछ डाटा भी शेयर किया है। इन्होंने कहा कि 2021 के अंदर हमारी जो हिंज की सेल थी ना वो तकरीबन 17% थी और 2023 तक वो तकरीबन 50% तक हो जाएंगी। इट मीन्स के सैमसंग
फोल्डिंग फ़ोन्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर रहा है, और जो बायर्स है ना फोल्डिंग स्मार्टफोन्स के उनकी भी तादाद के अंदर इंक्रीज़ आ ही रहा है। और डेफिनेटली सी बात है कि अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन के फोल्डिंग फ़ोन्स को देखते हैं और इस वक्त के फोल्डिंग फ़ोन्स को देखते हैं तो सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज कहाँ पर सोई हुई हैं। सैमसंग जो है ना ग्रैब कर रहा है मार्केट शेयर फोल्डिंग फ़ोन का। वैसे मुझे इस चीज़ का भी आइडिया है कि सैमसंग के जो बायर्स हैं ना वो सैमसंग की कैटेगरी के अंदर ही रहेंगे। जिस तरह हम लोग नॉर्मल फ़ोन्स को देखते हैं ना कि सैमसंग का यूज़र सैमसंग को ही बाय कर रहा होता है, लेकिन जो बजट कैटेगरी के अंदर फोल्डिंग फ़ोन्स की पूरी एक गेम है ना उसको लेके मुझे लगता है कि दूसरी कंपनीज ही उसको चेंज करने वाली हैं। क्योंकि Xiaomi की बात कर लें या फिर Vivo टाइप की बात कर लें तो वो बजट के अंदर ही फोल्डिंग फ़ोन्स को लेके आएंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई जहाँ पर सैमसंग स्टैंड कर रहा है ना वहाँ पर हमारा स्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि भाई बजट कैटेगरी के अंदर फोल्डिंग फ़ोन्स कब आते हैं। वैसे आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को अगर एक ही प्राइस के ऊपर फोल्डिंग फ़ोन मिल रहा हो आज की डेट के अंदर और एक फ़ोन आप लोगों को नॉर्मल फ्लैगशिप मिल रहा हो तो आप लोग किस फ़ोन को बाय करना पसंद करोगे। यहाँ पर मैं बड़े टैबलेट मोड वाले जो फोल्डिंग फ़ोन उसकी बात करूँ, क्लैमशेल वाले के डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ओप्पो फाइंड X3 के रिलेटेड, जो कि कुछ हमारी जो सर्टिफिकेशंस होती हैं बेंचमार्क की उनके ऊपर लिस्ट हुआ है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिलेगा जो कि बेसिकली स्नैपड्रैगन 865 का ही एक ओवरक्लॉक वर्जन है। इसके अलावा 1080p डिस्प्ले होगा, 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर होगा बैक साइड के ऊपर। अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि ये मेन सेंसर होगा या फिर कोई सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड टाइप सेंसर होगा। 8GB रैम के साथ 256GB की इंटरनल स्टोरेज होगी। कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर 3 मॉडल्स आएंगे जिसके अंदर फाइंड X सिंपल, फाइंड X प्रो और फाइंड X प्रो प्लस होगा। एक लाइटर वेरिएंट भी इसका एक्सपेक्टेड है, लेकिन देखते हैं कि भाई कितने वेरिएंट्स आते हैं और कितनी प्राइस के अंदर आते हैं। क्योंकि ओप्पो की ये जो फाइंड X सीरीज़ है ना ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। इसका जो डिज़ाइन है वो तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बैक साइड के ऊपर हमें सस्ते आईफोन की लुक देखने को मिल रही थी जो कि रिफ्लेक्टिव आप लोग कह लो कि आईफोन 11 या फिर 12 प्रो के कैमरे के लेंसेज को एग्जैक्टली तौर पर उसी पोजीशन के अंदर प्लेस किया गया था। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है यूफोन के यूजर्स के लिए। तो फाइनली यूफोन ने eSIMs को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। अगर आप लोग यूफोन के नेटवर्क को यूज़ करते हो, आपका स्मार्टफोन eSIM को सपोर्ट करता है तो आप लोग डेफिनेटली यूफोन की eSIM को हासिल कर सकते हैं यूफोन के किसी भी ऑफिस को विजिट करके। अब बेसिकली यूफोन ने एक जर्मन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसका नाम G&D है। तो इसके बाद आप लोगों को ये सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। वैसे मैं eSIMs के ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि eSIM क्या होती है, किस तरह काम करती है, तो लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर हमारी जो नॉर्मल सिम्स होती है ना जो हम लोग फोन के अंदर डाल होते हैं भाई ये खत्म होने वाली ही हैं। सारी की सारी हमें eSIMs ही देखने को मिलेंगी। मुझे ये लगता है कि अब जो हमारी बजट कंपनीज है ना जो कि लोअर मिड रेंज के अंदर ज़्यादा तो स्मार्टफोन्स को बना रही होती हैं उनको भी eSIM के फीचर के ऊपर अब फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हमें स्मार्टफोन्स के अंदर eSIM की सपोर्ट देखने को मिलती है। बेसिकली ये होता है कि आप लोगों को एक कोड के थ्रू सिम वाला नंबर मिल जाता है, आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो, आप लोगों को फिजिकल सिम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्यूचर के अंदर तो डेफिनेटली जब एप्पल ने अपने आईफोन्स के अंदर से टोटली तौर पर सिम्स की सपोर्ट को ख़त्म कर दिया, बाद में ये ट्रेंड हर कंपनी फॉलो करेगी, तब तक सारे सोए होंगे क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि बड़ा रिस्क जो है ना एप्पल ले ले। जो प्रेशर एप्पल के ऊपर पड़ रहा था एप्पल उसको बर्दाश्त कर ले, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी कैटेगरी के अंदर फिर खिसक जाएंगे। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है एंड्रॉइड 12 के रिलेटेड। तो हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी एंड्रॉइड 12 के ऊपर जिसके स्क्रीनशॉट्स लीक हुए थे। हम लोगों ने उसको डिकोड करने की कोशिश की थी, कुछ फीचर्स को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर अगेन एंड्रॉइड 12 के कुछ नए फीचर्स निकल के आ रहे हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ऑटो रोटेट का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड्रॉइड 11 के अंदर, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स आते रहते हैं। अब गूगल उसको थोड़ा सा चेंज करने वाला है। अब वो वाला जो फीचर होगा हमारे फ्रंट फेसिंग कैमरा को यूज़ करेगा। पहले वो सेंसर क्या करता था कि एक्सेलरोमीटर और जायरो जो सेंसर होता है हमारा उसको यूज़ करता था, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता था। लेकिन अब फ्रंट फेसिंग कैमरा को यूज़ किया जाएगा एंड्रॉइड 12 के अंदर, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। उसके अंदर जो लैग या फिर एरर आ रही होती थी, वो डिटेक्शन के अंदर इशू दे रहा होता था, वो आप लोगों को काफ़ी कम देगा। प्लस इसके अलावा एंड्रॉइड 12 के अंदर हमें एक गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाएगा जो कि डेडिकेटेडली प्री इंस्टॉल्ड आएगा। इसके अंदर यही सीन होगा कि जब आप लोग किसी भी गेम को ऑन करोगे तो आपका स्मार्टफोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऊपर चला जाएगा, आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे। तो इस किस्म का कोई फीचर आएगा। उसके अलावा एक ब्राइटनेस के स्मार्ट मोड के ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो देखते हैं कि भाई ये कब आते हैं और उसके ऊपर जो दूसरी कंपनी स्किन्स को अप्लाई करेंगी उसका बेड़ा गर्क करेंगे एंड्रॉइड 12 का जो स्टॉक वर्जन होता है। तो आप अगर किसी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आप लोगों को गूगल के अलावा किसी और कंपनी के ऊपर स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए तो भाई नोकिया के ऊपर चले जाओ, या फिर
मेरे ख्याल में वन प्लस का जो हमें वर्जन मिल रहा होता है गूगल का, वो भी काफ़ी हद तक क्लीन ही होता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Huawei P50 के रिलेटेड। तो कहा जा रहा है कि P50 सीरीज़ को Huawei 26 मार्च या फिर 28 मार्च को लॉन्च कर सकता है। और इस दफ़ा भी Huawei के 3 स्मार्टफोन्स आएंगे, P50 सिंपल, प्रो और प्रो प्लस होगा। जो सिंपल वाला होगा उसके अंदर कहा जा रहा है कि क्रीन 9000E प्रोसेसर को यूज़ किया जाएगा, और जो 2 हायर वेरिएंट होंगे उनके अंदर में क्रीन 9000 का जो फ्लैगशिप मेन बड़ा प्रोसेसर उसको यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो डिज़ाइन है, उसके अलावा जो लुक्स होंगी और जो इंटरनल फीचर्स वगैरह होंगे, पीरोस्कोप टाइप लेंस, इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। Huawei मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड होकर इसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि इतनी देर के अंदर अगर हम लोग किसी नॉर्मल फ्लैगशिप फ़ोन की बात करते हैं, नॉर्मल से मुराद जिनके ऊपर पाबंदी वगैरह नहीं लगी, तो उनके रिलेटेड काफ़ी हद तक जो स्पेसिफिकेशंस कह लो या फिर डिज़ाइन होता है वो लीक हो ही चुका होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, अब Huawei को इतना खास घास नहीं डाल रहा, क्योंकि वो बैन हो चुका हुआ है, तो लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो भाई जो मीडिया होता है वो भी उस चीज़ को कवर डेफिनेटली नहीं कर रहा होता। तो देखते हैं कि भाई Huawei के कितने फ़ोन आते हैं और Huawei क्या सारी चीज़ों को लेके अपने आप को मैनेज करता है। इसके बाद एक क्विक अपडेट, हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर गूगल ने ये धमकी दी थी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूज़ एजेंसीज थी वो कह रही थी कि हमें पे किया जाए, क्योंकि हम लोग न्यूज़ दे रहे होते हैं, हमारी न्यूज़ को गूगल यूज़ कर रहा होता है। लेकिन अभी इनकी जो डील है वो आपस में हो चुकी हुई है, गूगल ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ रहा। वैसे इसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही थी कि वो वेट कर रहा था कि गूगल छोड़ के जाए ऑस्ट्रेलिया को और मैं ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को ग्रैब करूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी जो है ना, उसका जो सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट एज, चीज़ें वो डाउन द हिल जा चुकी हुई हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास ही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।